बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स विद शहबाज असलम। आज के लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम का बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आज का लेक्चर ना सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है बल्कि एम कैट एंड ई कैट टेस्ट प्रिपरेशन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स, प्लीज टेक आउट योर नोट्स एंड गिव योर फुल अटेंशन। आज का क्वेश्चन ये है कि क्या वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि रिजल्ट हमारे पास स्केलर आएगा या वेक्टर आएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर ये है कि यस, कि दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जा सकता है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये है कि अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट हमारे पास स्केलर आएगा या वेक्टर आएगा। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, दोनों आ सकते हैं, रिजल्ट स्केलर भी आ सकता है और अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास वेक्टर भी आ सकता है। ऐसी मल्टीप्लिकेशन, ऐसी प्रोडक्ट जिसमें हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट हमारे पास स्केलर क्वांटिटी आए तो ऐसी मल्टीप्लिकेशन को हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, या फिर इसका दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट। स्टूडेंट, यही हमारा आज का टॉपिक है, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। स्टूडेंट, सम टाइम ऐसे होता है कि अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी आता है। तो ऐसी प्रोडक्ट को हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, या फिर हम इसको बोलेंगे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये है कि कब स्केलर लेना है और कब वेक्टर लेना है। कौन सा ऐसा डिसाइडिंग फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि रिजल्ट हमारे पास स्केलर आएगा या वेक्टर आएगा। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि कौन सा ऐसा डिसाइडिंग फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि रिजल्ट हमारे पास स्केलर आएगा या वेक्टर आएगा। तो इससे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन को देखते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा कि अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट हमारे पास स्केलर क्वांटिटी आए तो ऐसी प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। इसी की आप डेफिनेशन लिखेंगे, इफ द प्रोडक्ट ऑफ two vectors result in a scalar quantity then it is called scalar product or dot product of two vectors. Students, mathematically हम यूं लिख सकते हैं, dot product can be written as vector A, vector B और इनके दरमियान हम डॉट लेंगे क्योंकि दोनों वेक्टर्स के दरमियान यानी कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के दरमियान डिस्टिंग्विश करने के लिए हम यहाँ पे इस प्रोडक्ट के दरमियान डॉट का साइन यूज करेंगे। इसलिए हम इसे डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं क्योंकि जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और लिखते हैं इसको तो हमने दरमियान में डॉट यूज करना है जी। तो इसका इस फार्मूले का रिजल्ट हमारे पास आएगा ए बी cos थीटा। स्टूडेंट्स, ये वो फार्मूला जिसको हम डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के लिए यूज करेंगे। लेकिन अभी आपको इस फार्मूले से कुछ भी नहीं समझ आ रहा होगा। अभी हम जब इसके फिजिकल इंटरप्रिटेशन में या एग्जांपल में देखेंगे तो आपको इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात आप अंडरस्टैंड करें कि यहाँ पे ये जो ए है ये मैग्नीट्यूड है इस वेक्टर ए का, और दूसरा बी cos थीटा जो है ये मैग्नीट्यूड है इस वेक्टर बी के कंपोनेंट का, ठीक है। और आप देखें कि मैग्नीट्यूड जो है वो हमेशा स्केलर होते हैं, ए भी स्केलर है, बी भी, और कोसाइन आप जानते हैं कि किसी भी नंबर का जो कोसाइन है वो हमारे पास स्केलर होता है। तो यहाँ पे थीटा क्या है, तो आप लिखेंगे कि थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये वेक्टर ए और वेक्टर बी के टेल्स पर जो एंगल बन रहा होगा उसको हम नाम देंगे एंगल थीटा का। हम देखते हैं कि फिजिकल इंटरप्रिटेशन। स्टूडेंट, फिजिकल इंटरप्रिटेशन हम तब देखेंगे जब हम फिजिकली दो वेक्टर्स को ड्रा करेंगे। स्टूडेंट्स, आप कंसीडर करें कि ये मेरे पास एक वेक्टर ए है और ये है मेरे पास वेक्टर
बी, और ये है एंगल इनके दरमियान थीटा जो यहां पे मान रहा है। फ्रेंड्स आप देखें, अगर हम इस वेक्टर बी से वेक्टर ए पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करें तो आप जानते हैं कि इस वेक्टर को अगर हम कंपोनेंट्स में डिवाइड करें तो इस वेक्टर बी के दो कंपोनेंट्स बनेंगे। इस वेक्टर बी का एक कंपोनेंट जो थीटा के बिल्कुल साथ वाले से हम बोलेंगे इसका एक्स कंपोनेंट है, और इस थीटा के सामने वाला जो कंपोनेंट है उसे हम बोलेंगे इसका वाई कंपोनेंट यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट। फ्रेंड्स रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में हमने सीखा था कि किसी वेक्टर्स को हम उसके दो कंपोनेंट्स में, या पिछले टॉपिक्स में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में भी हमने सीखा है कि एक वेक्टर को उसके दो कंपोनेंट्स में किस तरह से रिजॉल्व करते हैं। तो आप वहां पे हमने सीखा था कि वेक्टर का जो एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट होता है उसको हम नाम देंगे cos थीटा का, यानी कि अगर ये मेरे पास वेक्टर b है तो ये b cos थीटा होगा, अगर ये c है तो ये c cos थीटा, अगर ये a है तो हम इसे a cos थीटा बोलेंगे। तो इस b cos थीटा के 2 से 3 नाम हर वक्त याद रखने होंगे। इस फ्रेंड फिजिकल इंटरप्रिटेशन में जब हम इसका फार्मूला लिखेंगे, ये मेरे पास वेक्टर a है और ये है वेक्टर b। स्टूडेंट इसको हम यूं लिखेंगे कि फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूरा लेंगे, ए लिख दिया है, और दूसरे वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड पूरा नहीं लेंगे बल्कि उतना मैग्नीट्यूड लेंगे जितना वो पहले की डायरेक्शन में है। यानी इस वेक्टर बी का, इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हमने पूरा लिया है और इस वेक्टर बी का उतना मैग्नीट्यूड लेंगे, यानी कि वो कंपोनेंट लेंगे जो वेक्टर ए की डायरेक्शन में है। ठीक है, तो हम इसे यूं लिखेंगे a इंटू बी cos थीटा। स्टूडेंट्स कुछ लोग स्टूडेंट्स ये समझ लेते हैं कि यहाँ पे एक चीज वेक्टर a है और a वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और जो b cos थीटा है इस वेक्टर b का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो कि a की डायरेक्शन में है। तो आपने याद रखना है कि इस b cos थीटा के 3 से 4 नाम आप लोगों ने हर वक्त याद रखने हैं। इस b cos थीटा को हम लिख सकते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b, यानी कि इस वेक्टर b का ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। हम इसे लिख सकते हैं इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ b। फ्रेंड्स इस वेक्टर b का यही इफेक्टिव है, ये वर्टिकल कंपोनेंट इफेक्टिव नहीं है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इफेक्टिव। इसको जाकर हम एग्जांपल में डिस्कस करेंगे। तीसरा नाम है कंपोनेंट ऑफ b इन डायरेक्शन ऑफ a, कि वेक्टर b का वो कंपोनेंट जो वेक्टर a की डायरेक्शन में है। लास्ट नाम इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रोजेक्शन क्या होती है इसको जरा हम अंडरस्टैंड करते हैं एक सिंपल एग्जांपल की मदद से। फ्रेंड्स ये देखें, हम कंसीडर करते हैं कि यहां पर हमारे पास एक सन है, यानी कि एक सूरज है, और यहां पर हमारे पास ये एक वेक्टर b है। तो आप कंसीडर इमेजिन करें कि अगर यहां पर सन है तो इस वेक्टर b का शैडो कहां पे बनेगा, इसका साया कहां पे बनेगा। यकीनन आप कहेंगे कि सर इसका साया जो है ये अर्थ पर बनेगा, यानी कि यूं बनेगा यहाँ पे। तो स्टूडेंट याद रखिएगा ये जो इसका शैडो बने इसी को हम इसकी बोलेंगे प्रोजेक्शन, और हमेशा याद रखिएगा ये जो इसकी प्रोजेक्शन है ये एक्स एक्सिस में हॉरिजॉन्टल बनेगी और यही इफेक्टिव कंपोनेंट है। अगर ये वेक्टर b है तो इसकी प्रोजेक्शन यानी कि शैडो को हम क्या कहेंगे, b cos थीटा। अगर मैं इसको कह दूं कि ये हमारे पास वेक्टर a है तो हमारे पास जो प्रोजेक्शन है वो हो जाएगी a cos थीटा। अगर मैं कहूं कि ये हमारे पास c है तो इसकी प्रोजेक्शन हमारे पास क्या हो जाएगी, c cos थीटा। यानी कि प्रोजेक्शन हमेशा हॉरिजॉन्टल में होगी, एक्स एक्सिस के अलोंग होगी, ये इफेक्टिव है। फ्रेंड्स ये इनके दरमियान अगर हम एंगल थीटा कंसीडर करें तो याद रखिएगा कि थीटा जो है ये प्रोजेक्शन और वेक्टर के दरमियान बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस वेक्टर का एंगल इंक्रीज करते जाएं तो आप देखेंगे कि जो प्रोजेक्शन है वो डिक्रीज होती जाएगी। देखें अगर मैं इसी वेक्टर को एग्जांपल ऑफ डॉट प्रोडक्ट,
स्टूडेंट्स हमने कैसे ये कह दिया कि वर्क जो है वो एक डॉट प्रोडक्ट है, वर्क जो है एक स्केलर है। फ्रेंड्स इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप सपोज करें कि यहाँ पे कोई एक स्टूडेंट है, ठीक है, जिसने इस ब्लॉक जो कि अर्थ की सरफेस पर पड़ा हुआ है और इस डायरेक्शन में वो फोर्स लगा रहा है, ठीक है। आप देखिए स्टूडेंट्स जब इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे अर्थ पर पड़े हुए इस ब्लॉक पर, तो ये ब्लॉक जो है ये मूव करेगा इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, यानी कि ब्लॉक की जो मोशन है वो इस डायरेक्शन में होगी। दूसरे लफ्जों में कह सकता हूं कि ब्लॉक ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो हॉरिजॉन्टल है। इसका मतलब है कि ब्लॉक ने डी डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट और इस फोर्स के दरमियान जो एंगल होगा उसे मैं कहूंगा थीटा। अगर मैं इस फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट ड्रा करूं इस डिस्प्लेसमेंट पर, तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि इस फोर्स की रेजोल्यूशन अगर हम करें तो इस फोर्स का ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट है। आप नोट करें कि ब्लॉक ने किस डायरेक्शन में मोशन किया है, किस डायरेक्शन में वर्क किया है। क्या इस ब्लॉक ने इस फोर्स की डायरेक्शन में मोशन किया है? क्या इस ब्लॉक ने इस वर्टिकल कंपोनेंट में मोशन किया है? बिल्कुल भी नहीं। तो आप देखिए स्टूडेंट हमारे पास जो ब्लॉक ने जो वर्क किया है वो इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में किया है, इस हॉरिजॉन्टल मोशन में किया है, एक्स एक्सिस के अलोंग किया है। तो फिर हम कह सकते हैं कि वर्क करवाने के जो रिस्पॉन्सिबल है वो फोर्स एफ नहीं है, ना ही इसका वर्टिकल कंपोनेंट है, बल्कि फोर्स वर्क करवाने का जो रिस्पॉन्सिबल है वो इसका इफेक्टिव कंपोनेंट यानी कि इसका एफ कोस थीटा, एफ साइन थीटा। क्या अगर हम कहें कि एफ साइन थीटा इफेक्टिव है तो क्या ब्लॉक ने एफ साइन थीटा के लॉन्ग यानी क्या वर्टिकल मूव किया है? बिल्कुल भी नहीं किया। क्या इस ब्लॉक ने इस डायरेक्शन में मूव किया है? इस डायरेक्शन में भी नहीं किया। तो आप देखिए ब्लॉक ने एक्स एक्सिस के अलोंग मूव किया है यानी कि हॉरिजॉन्टल मूव किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्क में इफेक्टिव कंपोनेंट कौन सा है, कौन सा कंपोनेंट है जिसकी वजह से ब्लॉक ने वर्क किया है? तो वो है हमारे पास एफ कोस थीटा, जिसकी वजह से हम जब वर्क का फार्मूला लिखेंगे तो हमें ये नहीं लिखना चाहिए कि वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, बल्कि हमें यूं लिखना चाहिए कि वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि इफेक्टिव कंपोनेंट कौन है इसमें? एफ कोस थीटा यानी कि प्रोजेक्शन है। अगर आप कंसीडर करें वही यहाँ पे अगर सन है तो आप देखिए सन का साया कहां पे बन रहा होगा, प्रोजेक्शन कहां पर होगी? इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अलोंग यानी कि इफेक्टिव कंपोनेंट के अलोंग। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर इफेक्टिव कंपोनेंट क्या है? प्रोजेक्शन। तो हम इसका फार्मूला यूं लिखेंगे, इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ फोर्स क्या है? एफ कोस थीटा। तो मैंने इफेक्टिव कंपोनेंट फोर्स की जगह पे एफ कोस थीटा लिख दिया है। डी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, तो हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी cos theta. So work is a dot product of force and displacement. Friends हम लिख सकते हैं कि displacement multiply by effective component of force displacement d है, effective component f cos theta है। So work का हमारे पास फार्मूला बनेगा W is equal to एफ डी cos theta. So इस फार्मूले को हम यूं लिख सकते हैं F फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट इक्वल क्या है? वर्क। तो आप देख सकते हैं कि हमने ये बात प्रूव की है कि जो वर्क स्केलर क्वांटिटी कह सकते हैं क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इफेक्टिव है। तो जब भी आपको इस बात को अंडरस्टैंड करना हो कि कोई क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है, तो आप देखेंगे कि अगर तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इफेक्टिव होगा, कॉज वाला कंपोनेंट इफेक्टिव होगा तो हम कहेंगे ये स्केलर है। अगर वर्टिकल कंपोनेंट इफेक्टिव होगा तो हम कहेंगे ये वेक्टर प्रोडक्ट है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डॉट और स्केलर प्रोडक्ट के बहुत इंपॉर्टेंट
प्रॉपर्टीज या फिर करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो कमिंग लेक्चर्स के लिए प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।